तो भाई हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देख रहे थे। अल्टरनेटिंग करंट में भी हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं। हमने जो है करंट की एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, और अलग अलग सर्किट्स के बारे में देखा है। बेसिकली हमारे तीन तरह के सर्किट एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक, अब इनके साथ अलग अलग तरीके की सर्किट बनेगी और उन सारे सर्किट्स को हमको पढ़ना है, जिसमें से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमने पढ़ रखा है। ठीक है, जिसका भी माइक ऑन है यार, बंद करो भानु। हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ रखा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ रखा है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रखा है। तीन तरह के सर्किट हमने क्या किए हैं, पढ़ लिए। अब कौन कौन से ऑप्शन है सर्किट, हम किस किस तरह का पढ़ सकते हैं। हम आरएल सर्किट पढ़ सकते हैं, जिसमें आर और एल होगा। हम जो है आरसी सर्किट पढ़ सकते हैं, जिसमें आर और सी होगा। हम एलसी सर्किट पढ़ सकते हैं, जिसमें एल और सी होगा। और हम आर एल सी सर्किट पढ़ सकते हैं, जिसमें आर एल सी होगा। यही जो है हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि इतने तरह की सर्किट हम पढ़ सकते हैं। तो तीन तरह की सर्किट हमने देख रखा है, बाकी जो है चार तरह की सर्किट्स और हैं। ठीक, इनके बारे में पढ़ना है। एक चीज और याद रखना कि मैं एसी में तो फेजर वगैरह का यूज करके आरसी सर्किट और एलआर सर्किट बताऊंगा। ठीक, इसमें इनका हम इंपीडेंस देख लेंगे, इनका फेज देख लेंगे, ये सारी चीजें देख लेंगे। लेकिन इनको अलग से भी स्टडी करना होता है। आरसी सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है और एलआर सर्किट जो है ईएमआई में पढ़ाया जाता है। तो जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, क्योंकि नीट वाले को एकदम नहीं घबराना है, वो है नहीं उनके सिलेबस। ठीक, हाँ, लेकिन जेई मेंस में है तो वो मैं उन बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़े मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो यार अभिषेक, तुम चाहो तो ये सब बातें लिख भी सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। जैसे आरसी सर्किट का अलग एक पूरा 1-2 लेक्चर लगेगा। ठीक है, उसी तरह से एलसी सर्किट का भी हमको एलसी सर्किट तो अभी पढ़ लेंगे। एलआर सर्किट के बारे में भी डीप नॉलेज हमको चाहिए ईएमआई से रिलेटेड। ठीक, तो वो जेई मेंस और जेई एडवांस की बातें हैं, लेकिन नीट में ऐसे सिलेबस में है नहीं। फिलहाल हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से जो है एनसीईआरटी में ये सब सर्किट्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें, अल्टरनेटिंग करंट में ये सारे के सारे सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन आपके एनसीईआरटी किताब में आर दिया है, एल दिया है, सी दिया है और आरएलसी दिया है। आरसी और एलआर नहीं दिया है, एलसी भी दिया हुआ है। ठीक, तो लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। तो अगला हमारा काम क्या होगा, हम आरसी के बारे में पढ़ेंगे, एलआर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और सारे सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये सब शुरू करने से पहले हमको फेजर के बारे में थोड़ा और नॉलेज होना चाहिए। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले कहानी समझते रहो, आंख और दिमाग खोल के देखना। अब जरा देखो, फेजर का मैं यूज करूंगा थोड़ा अलग तरीके से। ना वो आपके एनसीईआरटी में है, ना वो कहीं जो है, मतलब ऐसा नहीं कहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही भाई, कहीं ना कहीं से मैं भी पढ़ा ही होऊंगा ना कभी। तो ऐसा है कि वो एनसीईआरटी में नहीं है वो तरीका। तो घबराने की जरूरत नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो उसको करने से पहले हमको थोड़ा सा वेक्टर के बारे में और फेजर को लिंक करना पड़ेगा, वेक्टर को और फेजर को लिंक करना पड़ेगा। तो फेजर की बात समझना बाबू, ध्यान देना, फेजर की बात समझते हैं। यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस है, ये जो है वाई एक्सिस है। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मान लीजिए कोई चीज है स्मॉल ए, जिसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, जिसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, ये जो है एक्स डायरेक्शन में स्मॉल ए। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे एक और चीज है, वाई डायरेक्शन पे, वाई एक्सिस पे बी है। वाई एक्सिस पे क्या है, बी है, कोई वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है। मतलब आप ये कह लो कि इसका लेंथ हम कह रहे हैं, ये जो एरो मैंने बनाया है इसका लेंथ ए है, और ये जो एरो मैंने बनाया है इसका लेंथ बी है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा आप ध्यान दो, इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा। वेक्टर तो पढ़ा होगा ना, पोजीशन वेक्टर वगैरह जो बताया था। इन दोनों का एक रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ, जिसको हम ए बोल रहे हैं। आप ए वेक्टर बोल रहे हैं, आप ए वेक्टर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो यहाँ पे ए वेक्टर जो है फाई, एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है। इस ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है बाबू, ध्यान से समझना। ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये देखो, एक्स एक्सिस पे ए है,
ठीक है, एक्स एक्सिस पे ए है यहाँ पे, ठीक। अब ये जो वाई एक्सिस पे है, अब देखो ए से, समझना, ए से आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो यहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे जे। क्या टर्म यूज करेंगे? जे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मैथमेटिक्स में एक चैप्टर, उससे भी आपको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज एकदम मत होना, ना कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वेक्टर है, सबका मिक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर सब मिक्स्ड है इसमें, ठीक है। तो वेक्टर आप समझ के करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। तो अब समझिएगा, तो ए हमने लिख दिया, इस ए वेक्टर को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। ये ए हमने लिख दिया, प्लस ए से कितना आगे जाना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जे क्या बताता है, जे का मतलब होता है कि आप 90 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं, मतलब प्लस जे का क्या मतलब होता है कि आप 90 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लस जे का मतलब क्या होता है कि आप 90 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं, और कहां पहुंच गए, ए से वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जे ने डायरेक्शन बता दिया एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, तो ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमने को हम पॉजिटिव डायरेक्शन समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये, अभी जे यहाँ मतलब कि हमने यहाँ से 90 डिग्री का ऐसा किया, और मैग्नीट्यूड कितना है, बी। तो ए वेक्टर को आपको इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये जो ए आया हमारा, तो वेक्टर में आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड निकालते थे बाबू, तो कैसे निकालते थे, अंडर रूट में क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड होगा किसका, किसका, ए वेक्टर का, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। दूसरी बात कि अगर मान लो ये तो आपने निकाल लिया, अभी डायरेक्शन पूछ दे कि ये वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, tan फाई। तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, b बाई ए, कितनी, b बाई ए। यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन करोगे तो b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी b बाई ए। तो ये दो चीजों का काम हमको पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात कि जे का मतलब क्या है, जे का मतलब है अंडर रूट माइनस वन, जे का क्या मतलब है, अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। तो ये चीज धीरे धीरे अभी आपको समझ में आएगा। तो अंडर रूट माइनस वन देखो कॉम्प्लेक्स का इसमें जो है हमको यूज पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये जो है इस तरह का एक फेजर हम यूज करेंगे, ठीक। क्या समझ में आया वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो फेजर है इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सपोजिशन है ये सारी चीजें, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना कि यहाँ पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा, ठीक है, आप कह लें ईएमएफ कह लें, या रेजिस्टेंसेस की बात होगी, वो सबको हम इसी तरह वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमारे कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। अभी और अच्छे से क्लियरली ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आपके पीडीएफ में ये सब दिया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से देखो लिखने के लिए, ठीक है। ये फ्यूचर अलजेब्रा दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो है उनका जो है एसी सर्किट में यूज करना है। और यहाँ पे ये फेजर का, ये जैसे ए वेक्टर है, देखो ए वेक्टर है ना, ए और बी यहाँ पे जो ये क्या कर रहा है, ए प्लस जे बी की तरह काम कर रहा है। ए जो है एक्स कंपोनेंट है, बी जो है वाई कंपोनेंट है, किसका, ए का, होता ही है वेक्टर में, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालेंगे आप, और एंगल इस तरह से निकालेंगे। अभी कह रहा है कि गिवन वेक्टर ए है अगर, तो ये देखिए गिवन वेक्टर ए है अगर, तो डायरेक्शन इसका हमको सपोज करना है कि ये एक्स एक्सिस में है, किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस में। और कह रहा है कि अगर इस ए वेक्टर में आप जे से मल्टीप्लाई कर दो, इस ए वेक्टर में अगर आप जे से मल्टीप्लाई कर दो तो एक नया वेक्टर बन जाएगा। वो नया वेक्टर कौन सा होगा, जे ए वेक्टर। और कहाँ मिलेगा ये, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे, ठीक है, ए से, ठीक। तो कह रहा है कि जे का मतलब क्या होता है, जे का मतलब होता है कि एक बार जे से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 90 डिग्री आपको घूम जाना है, ठीक है। उसी तरह अगर एक फिर से इसमें जो हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो हमारा जे ए वेक्टर बना है इसमें हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो जे स्क्वायर ए हो जाएगा, तो फिर से हमको अगेन 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे समझना मेरी बात ध्यान से, यहाँ से देखो, ये समझो, ये देखो, ये अलग एक इंडिपेंडेंट पार्ट है। यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर है, मान लो एक्स वेक्टर, ए वेक्टर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स वेक्टर है मान लो, एक्स वेक्टर है, तो आपको अगर जे एक्स वेक्टर लिखना है, जे एक्स वेक्टर का क्या मतलब होगा कि एक्स से आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाना है, मतलब ये होगा तुम्हारा जे एक्स वेक्टर,
ठीक, अगर इसमें अगेन जे से मल्टीप्लाई कर दो तो जे स्क्वायर एक्स फैक्टर हो जाएगा, और मैंने बोला जे की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट -1, तो यहाँ पे जे की वैल्यू अंडर रूट -1 होगी तो जे स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ पे जे स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस एक्स फैक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना यार, माइनस एक्स फैक्टर। तो अभी देखो इसमें जे से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यू हैव टू मूव 90 डिग्री अगेन, फिर से 90 डिग्री आपको मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यही होगा जे स्क्वायर एक्स वेक्टर, या फिर आप सीधे इसको माइनस एक्स वेक्टर कह सकते थे, मतलब एक्स वेक्टर का जस्ट अपोजिट। इसमें अगेन अगर आप जो है जे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये चीज में जे वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स आई चुका, इसमें जैसे करोगे तो माइनस जे एक्स क्या, मतलब फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे बढ़ जाना है, मतलब ये हो जाएगा माइनस जे एक्स क्या। वैसे भी दिख रहा था कि जे एक्स कैप इधर था तो माइनस जे एक्स कैप इधर होता कि नहीं होता, इसमें अगेन आप जे से मल्टीप्लाई करोगे, तो जे से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जे स्क्वायर एक्स फैक्टर हो जाएगा, और जो जे स्क्वायर होगा वो -1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, फिर से हम कहां पहुंच जाएंगे, अगेन एक्स फैक्टर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जे का क्या मल्टीप्लीकेशन का क्या समझ में आया, जे का मल्टीप्लीकेशन जो होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, और जे की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है -1। जैसे यार आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैथ वालों को पता होगा, आयोटा, आयोटा का ही यहाँ पे जे लेके कर रहे हैं हम। ठीक, तो इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज है। अब हमको जो पहली सर्किट पढ़नी है एलआर सर्किट के बारे में, यहाँ पे आपको फेजर का यूज करके जो है पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, पूरी कहानी समझना बाबू, सब लोग पूरी कहानी समझना। ठीक है, करते हैं, मिटा रहा हूँ, ठीक है, लिखने वहीं से लिखिएगा, ठीक है, अभी समझ में आ गया हो। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट, थोड़ा सा भी परेशानी पूछ सकते हो। देखते हैं, मतलब हमको एलआर सर्किट पढ़ना है, ये है आर के साथ, ठीक है, ये हमको देखना है, ये है आर और ये क्या है एल है। ठीक, ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, मान लो हम एक वी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं या ई वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, क्या सप्लाई कर रहे हैं, जो हमने अभी तक किया है वही करता हूं मैं। ठीक है, ध्यान देना, लेकिन यार यही चीज है, अभी जो पीडीएफ भेजूंगा जैसे यहाँ पे, बाबू ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना यार, नेमिंग है ये सब। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये वी से रिप्रेजेंट किया है ना ये सब, तो वी की जगह आप ई कर सकते हैं। ठीक, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए, तो मैं ई से समझाया हूँ, जिस तरह से मैं समझाया हूँ उसी तरह से आप लिखिएगा। ठीक, ध्यान से समझिए, तो ई हम एक सप्लाई कर रहे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने एक ईएमएफ सप्लाई किया, इसका एक पार्ट यहां चला गया जिसको हम ई आर नाम दे रहे हैं, इसका एक पार्ट यहां चला गया जिसको हम ई एल नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने ऐसा किया। हमको निकालना क्या, हमको करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कल का सीन याद है तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो करंट आता था वो आ जाता था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कोई डिफरेंस नहीं आता था। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि इंडक्टिव में ईएमएफ लीड करता था, तो इसलिए करंट में माइनस पाई बाई 2 हम करते थे। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा 2 प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ तुमको पता ही नहीं कि वो हम पाई बाई 2 क्या है, फेज है ना, फाई है, वही फेज है, तो यहाँ पे हमको पता ही नहीं कि फेज कितना है, तो हम एक काम करें, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हम मान ले रहे हैं। फाई क्या है बाबू, फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जिस हिसाब से फेज डिफरेंस आएगा वो वैल्यू रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि लीड हो रहा है करंट की लैग हो रहा है। ठीक, लेकिन प्योरली रजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का तो हम अच्छे से समझ चुके हैं सारी चीजें। तो यहाँ देखिएगा करंट का ये चीज समझ में आया कि यहाँ पे कुछ फेज हमने मान लिया, ये फेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको कि कितना होगा। ठीक, अब जरा देखना, मेरी बात ध्यान से सुनकर, फेजर की मदद से सॉल्व करना है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब समझिएगा, हमको मानना है एक्स एक्सिस
और वाई। अरे यार मुझे ये समझाने में 3-4 तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीका होता है। लास्ट ईयर मैंने एक और दूसरे तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। मैंने अपने समय में पढ़ा था, वो हमारे मास्टर साहब किसी और तरीके से पढ़ाते थे, तुम लोगों को मैं किसी और तरीके से बता रहा हूँ। और भी बहुत मतलब 3-4-5 तरीके से ये सब चीजें की जा सकती हैं, लेकिन आपको बस एक ही तरीका जानना है कि कंफ्यूजन ना हो। वो 4-5 तरीका मुझे जानने दो, ताकि मुझे पता रहे कि आपके लिए सहूलियत किस चीज में है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं 3-4-5 तरीके से की जा सकती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वेक्टर मिक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स हो जाएगा, और भी रोटेशनल वेक्टर होता है, वो सब मिक्स कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। एक सिंपल मेथड होता है जिसको हिट एंड ट्रायल बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल नहीं बोलेंगे, मतलब सिंपल मेथड होता है, कैलकुलेटिव मैथमेटिकल मेथड से भी ये सब चीजें की जा सकती है विदाउट यूजिंग दिस फेजर एंड ऑल, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, आपको मैं एकदम सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ जिससे सारे न्यूमेरिकल भी लग जाए और कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक। तो समझना, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ ईमानदारी से चुपचाप सुनिए। अब समझना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सपोज करना है, सपोजिशन है। क्या है? सपोजिशन है कि हमारी जो करंट है, हमारी जो करंट है वो करंट एक्स एक्सिस में जा रही है, ये सपोजिशन है। सपोज I is along x एक्सिस, ये सपोजिशन है, ठीक। अब बाबू ध्यान देना, अगर I x एक्सिस के अलॉन्ग है तो ER किधर की तरफ होगा? वो भी x के अलॉन्ग होगा, क्योंकि ER में और I में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, जो है यहाँ पे, और सीरीज है, यहाँ से अगर ऐसा करंट जा रहा है तो सीरीज है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस I में और इस ER में जो है कोई फर्क नहीं, मतलब कोई फेज नहीं होता है, ये हमने समझ रखा है। तो यहाँ पे जो पाया जाएगा वो कौन पाया जाएगा भाई साहब? वो पाया जाएगा ER। कौन पाया जाएगा? ER पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? अच्छा, अभी आप यहाँ पर जो EL जो होता है, करंट से कितने फेज का डिफरेंस होता है? 90 डिग्री। और लीड करता है कि लैग करता है? तो इंडक्टर में भैया EMF लीड करता है, तो करंट से यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये EL आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो ये E है वो कहीं यहाँ बीच में आ रहा है, क्योंकि ER और EL का रिजल्टेंट है ना ये। अरे भाई, ये E से ही तो मिल मिल के ये बने हुए हैं, तो ये कहीं बीचों बीच आ रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज बाबू समझना, ये फाई हमने माना हुआ है क्या? फेज, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल होता है यही फाई होता है। अगर मान लो ईएमएफ, इस ये नेट ईएमएफ है, ये ई क्या है? नेट ईएमएफ। आई क्या है? नेट करंट। इंस्टेंटेनियस भले है लेकिन नेट है, मतलब ये ईएमएफ अगर लीड करेगा, ईएमएफ अगर फाई लीड करेगा, ये साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि देखो ईएमएफ से पीछे की तरफ लैग कर रहा है ना, क्लॉकवाइज, ठीक। अगर ईएमएफ लैग करेगा फाई से, तो ईएमएफ अगर फाई से यहाँ पे क्या होगा? करंट, हाँ सॉरी, ईएमएफ जो है लैग करेगा, तो ये जो ईएमएफ ये फाई हो जाएगा, ये यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो फाई का क्या मतलब है कि करंट ईएमएफ वाले क्वांटिटी से फाई आगे है, ठीक है, और ये डायरेक्शन बदल जाएगा ईएमएफ का। अभी समझ में आएगा, मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जा रहा हूँ। अभी कैपेसिटिव सर्किट में देखोगे तो जो मैं बोलना चाहता हूँ वो समझ में आएगा। फिलहाल अभी यहाँ आओ, तो यहाँ समझो मेरी बात, यहाँ ये सारी बातें समझ में आएगी। सपोजिशन है कि करंट कहाँ है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उसके हिसाब से रजिस्टिव सर्किट के अलॉन्ग जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, वो क्या करेगा? उसी पे लाई करेगा, और इंडक्टिव सर्किट पे क्या करेगा? 90 डिग्री लीड कर जाएगा, ठीक। और नेट ये आएगा, ये फाई क्या है? यही फेज है, ठीक है। मतलब समझो मेरी बात, ध्यान से समझना सब लोग, ध्यान से समझना ही लोग। मतलब ई को क्या लिख सकते हैं बेटा? ई को लिख सकते हैं ई आर। ई आर से कितना आगे है ये? 90 डिग्री, मतलब प्लस जे ई एल। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार, जे का क्या मतलब होता है भाई? 90 डिग्री आगे चले जाना, यही होता है। तो आपको याद होगा हमने क्या लिखा था? हमने यही लिखा था ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस आई बी जे बी। तो ए का मैग्नीट्यूड आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही यही सिखाया हो ना फेजर में अभी, ठीक है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे देखोगे तो ई का क्या आया हुआ है? ई आर प्लस जे ई टू, ठीक है। तो इसका अगर आपको ई का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आ गया, आ गया,
अब बात यह है कि सर जी मैग्नीट्यूड तो आप निकाल दिए, अब ये फाई का क्या करें, तो फाई कैसे निकलेगा भाई, ऐसे निकलेगा। टेन फाई की वैल्यू कितनी आएगी, टेन फाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी ईएल, ये ईएल होगा ना, ये ईएल तो ये भी ईएल, ईएल अपॉन ईआर, होगा कि नहीं होगा, ईएल अपॉन ईआर होगा ना। अभी देखो ये टेन फाई आया, अब देखो ईएल को जो है, चलो इतनी बात समझ में आ गई, अभी और आगे बताता हूँ। तो ये पूरी कहानी इतनी समझ में आई हो। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, हमने क्या किया, फेज निकाल लिया, हमने क्या किया, ये जो ईएमएफ था उसका नेट मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कैसे करना है वो आपको पता चल गया। ठीक, अब मैं जरा इसको मिटा रहा हूँ, ये डायग्राम भी मिटा दे रहा हूँ। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, ये देखो ये इधर ये ई है और ये ई आर है, ये जे इंटू ई एल है, ठीक है। ई को क्या लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। अब ये बात इम्पीडेंस, जो अभी बच्चा पूछ रहा था कि सर इम्पीडेंस क्या है, तो इम्पीडेंस बाबू जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह इम्पीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्पीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो यहाँ एलआर सर्किट था, तो एलआर सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो जो यहाँ पे ईएमएफ है वो क्या होगा, करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ईआर की अगर आप बात करोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन था ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो रेजिस्टेंस के अंदर थी वही करंट इंडक्टर के अंदर भी थी, यानी कि यहाँ भी करंट तो सेम ही होगा। ठीक, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आर, ओम्स लॉ लिख रहे हैं, V इक्वल्स टू आई आर, ई आर की वैल्यू क्या होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस जे, जे ईएल की अगर आप बात करो तो ईएल में करंट कितना है आई, और रेजिस्टेंस कितना है, कल आपको सिखाया गया था एक्सएल, आई से आई सारा कट गया, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, ये इंपीडेंस आया कि नहीं आया, तो टोटल इंपीडेंस निकालोगे, टोटल मतलब मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, एलआर सर्किट का टोटल इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मतलब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता है, इंडक्टर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस दे देता है, और कहेगा कि आपको इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताइए या इंपीडेंस बताइए, तो आप इस तरह से यूज करो, जेड इक्वल टू क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये होगा। अब बाबू देखना है यहाँ पे टेन फाई की वैल्यू आपने ईएमएफ के टर्म में निकाल लिया है, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी देखो जेड आर प्लस जे एक्सएल है ना, तो यहां से भी जो है आप टेन फाई निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अरे यार कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे देखो ये आर जो होगा इधर लाई करेगा, अरे यार ई आर के मदद से ही ना ये आया है, ई आर के मदद से ही ना आर आया है, देखो जरा, क्योंकि आई 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 तो सब में कॉमन है, तो ई आर की तरफ ही तो आर, अगर हम मान लें कि ई आर की तरफ ही आर लाई करेगा, करेगा। और दूसरी बात कि ये जो एक्सएल है किधर लाई करेगा, ईएल की तरफ, मतलब एक्सएल इधर लाई करेगा, तो फिर अगर आप टेन फाई निकालोगे तो एक्सएल अपॉन आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, या आप यहां से देख लो, यहां से देख लो, यहीं से देख लो, टेन फाई अलग अलग तरीके हैं, समझने वाली बात है। टेन फाई इक्वल टू ईएल क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन एक्सएल, और ईआर को क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन आर, निपट गया, तो क्या आया, एक्सएल बाई आर। अरे आया कि नहीं आया यार, आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सारी बात समझ में आ गई कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है भैया, ऐसे निकालना है, ठीक है। फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, तो फेज डिफरेंस टेन फाई की मदद से निकालना है, एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा। जैसे ही फेज आएगा, अगर ये एंगल पॉजिटिव आता है तो यानी कि करंट लीड करने लगेगा, क्योंकि मेरी बात समझो, समझो मेरी बात, यहाँ पे जैसे ईएमएफ को हम लोगों ने ई नॉट
साइन ओमेगा टी लिया था ना, और आई की क्या ले लिया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इस 5 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि करंट लीड करेगा कि ईएमएफ लीड करेगा। अगर 5 की वैल्यू पॉजिटिव रही तो मतलब करंट ये ओमेगा टी में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब करंट जो होगा ईएमएफ से आगे रहेगा। अगर मान लो 5 की वैल्यू नेगेटिव रही तो ओमेगा टी में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब करंट जो होगा ईएमएफ से पीछे आएगा, लैग करेगा। तो ये 5 की वैल्यू के हिसाब से हम बताएंगे कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। 5 भी हमने निकाल लिया, ये सब भी निकाल लिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आने वाले टाइम में वो यूज होगा तो बाद में बताने से अच्छा है कि हम यही डिस्कस कर लें। ठीक है बाबू, एक चीज समझना, सब लोग ध्यान से, मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक चीज समझना सर। हाँ भाई, सर वहाँ जो मैग्नीट्यूड लिए हैं इम्पीडेंस का, सर वहाँ माइनस होगा ना? किसका? जो इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड लिए हैं, जेड का मैग्नीट्यूड, जेड का जो मैग्नीट्यूड लिए हैं, हाँ तो यहाँ माइनस होगा ना सर? वो कहाँ पे? आर स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर होगा ना? नहीं 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 नहीं, क्यों सर माइनस होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल कैसे निकाला जाता है? वाला सर जेड का स्क्वायर जब किए थे, जे का तो नंबर का मॉडल है सर, एक एक बोलो यार। सबके कॉम्प्लेक्स। एक और चीज समझो बाबू, एक ट्रायंगल याद रखना, ये ट्रायंगल देखो, इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, यही वाला ट्रायंगल है, ये फाई है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये देखो ई आर है ना, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस आया होगा, और यहाँ पे क्या है, ये एल वाला है, मतलब यहाँ पे एक्सएल आया होगा, और ये क्या है, नेट वाला है, तो नेट में जेड आया होगा कि नहीं बाबू? तो tan फाई की वैल्यू तुम लोग क्या निकाले हो, tan फाई की वैल्यू निकाले हो एक्सएल अपॉन आर, बोलो हाँ या ना? अरे निकाले हो ना यार। उसी तरह से cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी, cos फाई की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस आर बाई जेड। अरे आएगी कि नहीं आएगी, आर बाई जेड, ठीक। आर बाई जेड भी अपने अपने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। कब करेगा वो मैं बताऊंगा। आर बाई जेड, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, जेड क्या होता है, टोटल इंपीडेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज को तो आप लिख सकते हैं, ये बना लीजिएगा, पीडीएफ में नहीं, ठीक। तो हमने इंडक्टिव सर्किट देख लिया, मतलब सॉरी इंडक्टिव बोल रहा हूँ, एलआर सर्किट। क्या क्या चीजें सीखे समझते हैं। जेड का मैग्नीट्यूड सीख लिए, क्या होता है भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मतलब इंपीडेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक। उसके बाद tan फाई हमने सीख लिया, क्या होता है भाई, एक्सएल अपॉन आर, यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। हमने cos फाई भी एक देखा है, वो क्या होता है, आर बाई जेड, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। ये चीजें अभी बताऊंगा आगे, पावर फैक्टर बोलते हैं, नाम हमें बताना है, अभी जान लो, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो पावर फैक्टर का ये जो होता है फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, केवल एलआर सर्किट के लिए नहीं, हर तरह के सर्किट के लिए यही होगा, ठीक है। हर तरह के सर्किट के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा आर बाई जेड। जेड बदलता जाता है, हर सर्किट के लिए, अलग अलग सर्किट्स के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, बदलती जाती है। तो आर बाई जेड जो होता है ये पावर फैक्टर होता है, cos फाई। तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पावर फैक्टर के, ठीक है, तो इसीलिए ये पावर फैक्टर बताया हमने। अभी हमने ई नेट देखा, ई का मैग्नीट्यूड देखा, वो क्या आया, अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आ गया, ठीक। तो ये जो है हमने क्या देख लिया भाई, आरएल सर्किट देख लिया है। अब बात ये थी कि करंट लीड करेगा सर, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ लीड करेगा, तो दैट विल डिपेंड ऑन दिस फाई। इस फाई पे डिपेंड करेगा कि कौन लीड करेगा। फाई अगर पॉजिटिव आई तो जो हमारा सपोजिशन था उसके हिसाब से करंट लीड करेगा, अगर आपको याद है। और अगर फाई की वैल्यू निगेटिव आई तो उसके हिसाब से ईएमएफ लीड करेगा। ये वैल्यू बताएगी फाई की कि हमको क्या करना है। हाँ बात तो एकदम सही है, सही बात। देखो मैं क्या कह रही है कि भाई ईएमएफ लीड कैसे करेगा, एलआर सर्किट है, सॉरी वो मतलब ईएमएफ लैग कैसे करेगा, तो ये एलआर सर्किट है। आर तो भैया करंट के फेज में होता है, और जो एल का ईएमएफ होता है वो लीड करता है करंट को, तो ओवरऑल ईएमएफ भी क्या करेगा, यहाँ लीड करेगा। ये तो आप समझ जाओगे कि एलआर सर्किट है तो ओवरऑल ईएमएफ लीड करेगा। लेकिन मैंने बताया कि अभी बहुत ढेर सारे सर्किट्स पढ़ने हैं, तो जनरल कंडीशन क्या होती है, फाई की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि क्या होगा, ये लीड करेगा कि लैग करेगा, ठीक है। तो फाई देख के हम बताते हैं।
चलो, तो ये LR सर्किट था। LR सर्किट में किसी को आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब जो हमारा क्या है, RC सर्किट के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? RC सर्किट के बारे में, मतलब ऐसी सर्किट जिसके अंदर R है और C है। EMF की सप्लाई दे रहे हैं, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक, मान लिया जो करंट बह रहा है वो I है। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान ले रहे हैं हम। प्लस मतलब जनरल है, ठीक है। फाइव की वैल्यू प्लस होगी तो प्लस, तो करंट लीड कर गया। फाइव की वैल्यू माइनस हुई तो EMF लीड कर गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। तो ये हमने माना। ठीक, वही वाली बात कि इसके अक्रॉस जो आएगा वो क्या आएगा? ER। इसके अक्रॉस जो आएगा वो क्या आएगा? EC। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखो जरा बाबू सब लोग कि यहाँ पे भी वो हम बनाए हैं, तो वही हमारा सपोजिशन वही कि मान लीजिए करंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। करंट जो है वो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे करंट है, तो मतलब ER जो होगा वो भी किधर होगा? इधर। और EC किधर होगा? EC क्या होता है? करंट से पीछे लैग करता है, मतलब दिस विल बी EC। अभी नेट किधर आएगा? इधर E। ये कितना एंगल बनाएगा? 5। ठीक है, तो यहां तो RC सर्किट है, R में कोई फेज होता नहीं है, C में जो है लैग करता है करंट से, तो यहाँ ओवरऑल लैगिंग होगी। यहाँ पे ओवरऑल क्या होगी? लैगिंग होगी। फाइव जो है निगेटिव ही आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज आ रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब निगेटिव, तो यहाँ पे ओवरऑल लैगिंग होगी, मतलब यहाँ पे EMF लैग करेगा, क्योंकि यार C डोमिनेटिंग है ना, C डोमिनेटिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए करंट लैग करेगा, वो हमने कल देख ही रखा है। तो अब समझो वही वाली सारी बातें। क्या भाई? E को हम क्या लिख सकते हैं? ER। अभी ये देखो माइनस JEC। कोई परेशानी वाली बात हो तो बताओ यार। अब देखो, तो यहाँ पे ER जो है एक्स एक्सिस में है, इससे जो है यहाँ देखो, अगर मान लो यहाँ पे प्लस जे करते तो कहाँ चले जाते? इधर। तो प्लस जे का निगेटिव वाला है ना ये, तो माइनस जे इसी। या फिर आप ऐसा कर लो कि प्लस जे मारो, जे मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन जे मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन जे मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाओगे तो अपने आप तुमको माइनस जे दिख जाएगा। मतलब ये जो E आया हमारा, नेट आया, उसकी वैल्यू ये है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E निकालोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब भाई कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, नहीं, माइनस EC का स्क्वायर करके फिर प्लस आ जाएगा। अरे मैग्नीट्यूड ले रहा है ना, ये EC तो ये भी EC। पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, 50 तरह के रास्ते हैं, सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, इतनी बात क्लियर। अब इसकी मदद से अगर आप देखोगे E इक्वल टू क्या है? IZ मतलब कि टोटल करंट अपॉन इनटू टोटल रेजिस्टेंस इंपीडेंस। ठीक, इक्वल्स टू ER की वैल्यू कितनी है भाई? IR माइनस J। EC की वैल्यू कितनी है भाई? IXC। I निपटा, तो Z इक्वल टू क्या आया? R माइनस JXC। आया कि नहीं आया? तो यहाँ से Z का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया? Z का मैग्नीट्यूड अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से ठीक, तो यहाँ भी आप tan फाई निकाल सकते हो। तो tan फाई निकालोगे तो क्या आएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि EC अपॉन ER आएगा। EC को क्या लिख सकते हैं? IXC अपॉन इसको IR, I से I कटा, ये भी क्या आ जाएगा? XC अपॉन R। ठीक, tan फाई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी XC अपॉन R, यहाँ से आप फाई निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? उसी सिमिलर एकदम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ भी पावर फैक्टर यही होता है, cos फाई की वैल्यू हो जाएगी R/Z। ठीक है, अरे निकालो ना, cos फाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ही तो Z है, क्योंकि नेट की तरफ Z और यही R है, R अपॉन Z आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ Z की वैल्यू बस अलग है। Z की वैल्यू अभी ये आएगी, पिछले वाले में Z की वैल्यू अलग थी, पिछले वाले में यहाँ पे XC की जगह XL था। ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू R/Z फॉर्मूला ही होता है। तो Z जो है सर्किट्स के हिसाब से बदलते जाता है, उस हिसाब से cos फाई की वैल्यू बदलते जाती है। तो ये जो है पूरा हमारा फिर से जो था अपना
हमने देख लिया। ठीक, तो किसी को कोई दिक्कत पूछ लो है, ये सारी चीजें आप यहाँ से लिख सकते हो। मैं थोड़ा बोझ देता हूँ लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग समझदार हो। हाँ भाई बताओ। इसमें जो आप करंट निकाल रहे हैं, मतलब आई को जो इक्वेशन लिखे हैं, वो मेन सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वही। हाँ, ये जो करंट आई वही है, और इस करंट का पीक वैल्यू है आई नॉट। नहीं तो सर वो करंट जैसे ओमेगा टी प्लस फाइव कैसे होगा, ओमेगा टी माइनस फाइव होना चाहिए ना। हाँ वही तो मैं बताया। हाँ ठीक है, वही तो मैं बताया कि फाइव की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है, तो वो जब न्यूमेरिक, अभी देखो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो 10 फाइव निकाल के हमने छोड़ दिया एक्सेल अपॉन आर। न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो फाइव की वैल्यू प्लस या माइनस आ जाती। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देख लेते, तो वहां घबराने की बात नहीं। ठीक है, तो अभी समझोगे बस। ये फाइव अपने यहाँ तो ठीक है, ऑब्वियसली तुमको दिख जा रहा है कि यहाँ फाइव निगेटिव होगा क्योंकि तो फेजर से पता चल जा रहा है, लैग करेगा। ठीक है, यहाँ तो पता चल जा रहा है कि फाइव निगेटिव होगा, बस हमारा सपोजिशन है, सपोजिशन ये है। तो फाइव निगेटिव आएगा तो जो वैल्यू आएगी वहां रखोगे तो पता चल जाएगा करंट लैग कर गया। ठीक, तो हमने बस अभी लेट किया है, आपके वैल्यूज के हिसाब से फाइव की वैल्यू बदलते जाइएगा। और किसी को कोई परेशानी? नहीं, इसमें करंट कहाँ लैग करेगा? अरे गलती से बोल दिया, मतलब फाइव की वैल्यू पे, जैसे मान लो यहाँ पे फाइव निगेटिव आ गया। ठीक है, अगर फाइव निगेटिव आया तो लैग करेगा, अगर मान लो फाइव पॉजिटिव आ गया तो फाइव पॉजिटिव आ गया तो करंट लीड करेगा। तो यहाँ तो करंट लीड, वैसे सर्किट जो है आरसी सर्किट है, यहाँ पे करंट वैसे भी लीड करना है। ये फेजर से आपको समझ में आ रहा है, ये फेजर से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये फेजर से ही समझ में आ रहा है कि करंट लीड कर रहा है, ईएमएफ से करंट लीड कर रहा है। और वैसे भी जो कैपेसिटिव सर्किट होता है वहां पे जो है करंट लीड ही करता है कैपेसिटिव सर्किट में, तो यहाँ भी कर रहा है। लेकिन अभी जब एलसीआर आ जाएगा ना तो वहां पे कंफ्यूजन होने लगती है, वहां पे फाइव की वैल्यू पे डिपेंड करने लगता है कि करंट लीड करेगा कि लैग करेगा। तो अभी उसको आते हैं। बाकी चलो, मतलब हमको क्या समझ में आया, फिर से मैं फटाफट रिवाइज कराता हूँ। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में करंट ईएमएफ सेम फेज में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव में ईएमएफ लीड कितने से, 90 डिग्री से। और आरएल सर्किट में, आरएल सर्किट में भी ईएमएफ लीड कितने से, 5 से। 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है, यहाँ से। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करेगा भाई? करंट कितने से, 90 डिग्री से। और आरसी सर्किट में कौन लीड करेगा? करंट, दिख रहा है करंट लीड कर रहा है। ठीक, तो ये 5 जो फेज डिफरेंस आएगा वो कैसे निकलेगा? इससे। समझ में आया? तो अभी तक यही समझा हमने। तो ये था हमारा क्या, ये था आरसी सर्किट। तो आप यहाँ से आरएल सर्किट लिखिएगा, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। और फिर जो है आरसी सर्किट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वही सारी चीजें। अरे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो है ये एक्ससी की जगह पे 1/ओमेगा c लिख दिया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कर रहा है। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने एलसीआर पे। ठीक है, आते हैं एलसीआर पे आते हैं। मिटा रहा हूँ इसको, सीरीज एलसीआर। एक और बात याद रखना, किताब खोलोगे अलग अलग तो वहां पे पैरेलल आरसी है, मतलब ये सीरीज में जोड़ा है ना हमने, इसको पैरेलल में जोड़ देगा, एलआर पैरेलल में जोड़ देगा। अभी देखो तो एलसीआर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी सीरीज में है, लेकिन वो भी पैरेलल में जोड़ देगा। तो पैरेलल वाला किसी के सिलेबस में नहीं है, ना वो जेई में है, ना जेई एडवांस में है, ना नीट में है। वैसे नियमता जो है वो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग में जब आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक, तो कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो भटकना नहीं। ठीक है, इन्हीं परेशान हो गए, सर्वर फोड़ने लगे, अरे सर पैरेलल वाला, पैरेलल है नहीं सिलेबस में, किसी के सिलेबस में नहीं है, ना पूछा गया है आज तक। अब देखो पूछा जाता है तो बस ऐसे ही, मतलब सीरीज वगैरह में पूछ दिया जाता है कि बच्चे परेशान होते हैं। पैरेलल के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब हम आते हैं अपने एलसीआर, मतलब एल लगा रहेगा, सी लगा रहेगा और आर लगा रहेगा, और यहाँ पे ईएमएफ होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ भी हमने करंट मान लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इसके क्रॉस क्या आया भाई? ईएल। इसके क्रॉस क्या आया भाई? ईसी। इसके क्रॉस क्या आया भाई? ईआर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। सपोजिशन क्या है मास्टर साहब? तो सपोजिशन है बेटा, यहाँ आई मान लो, आई मान लोगे
तो यहाँ पे आ जाएगा ER, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, EL, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। एक चीज समझिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि सवाल पूछा जा सकता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के ईएमएफ में कितना फेज डिफरेंस होता है। सर्किट में देख के बता दो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, समझो ये सब बातें, ये तो सबको पता है कि π/2 से ये लीड करता है ईएमएफ करंट से, ये π/2 से लैग करता है। लेकिन पूछ दे कि इंडक्टर में जो ईएमएफ आ रहा है, इंडक्टर में जो ये जो ईएमएफ, कैपेसिटर में जो ईएमएफ आ रहा है, इनके बीच का कितना फेज डिफरेंस है, दिख रहा है आपको, 180 डिग्री। ठीक, एक और तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि इंडक्टर में जो आपका इंपिडेंस है, इंपिडेंस मतलब रेजिस्टेंस एक्सएल, या आप कह सकता है रिएक्टेंस, किसमें, इंडक्टर में, और कैपेसिटर में जो है एक्सी, उसके बीच का कितना फेज डिफरेंस है। तो उसके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री। समझ में आ रही बात। अब पूछ दे कि रेजिस्टिव सर्किट के रेजिस्टेंस और इंडक्टिव सर्किट के रेजिस्टेंस में कितना फेज डिफरेंस, 90 डिग्री। ठीक है, तो सेम इसके लिए भी 90 डिग्री। तो पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये फेजर से हमको अच्छे से दिख जाता है। इस फेजर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इस फेजर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं मान ले रहा हूं कि जो इंडक्टर है वो बड़ा है, मतलब ये सपोजिशन है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी ये बड़ा हो सकता है। ठीक, तो वो फाई पे डिपेंड करेगा, अभी समझना, अभी आएगा बात में। तो मैं मान रहा हूं बस, ये जो है ये, इसका मतलब ऑब्वियसली एक्सएल जो होगा ग्रेटर देन एक्सी के होगा कि नहीं होगा यार, मैं मान ले रहा हूं। तो अगर मान लो ये बड़ा होगा तो यहाँ 180 डिग्री का है ना, अगर वेक्टर में अगर आप देखो 180 डिग्री बनता है तो दो वेक्टर्स को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे ए वेक्टर और बी वेक्टर में 180 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट a माइनस बी आता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका मतलब इस चीज को हमने क्या किया, ये बड़ा है तो बड़का में से छोटा सीधे घटा सकते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये जो आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, EL माइनस EC या XL माइनस XC। मैं दोनों एक साथ ही साथ लेके चल रहा हूँ, बार बार बनाना मत। ठीक, इन दोनों का नेट किधर आएगा, इधर कितना एंगल बनाएगा, 5। ठीक है, ये E है, E की वैल्यू बाबू कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी मास्टर साहब, ये ER है, ER प्लस J EL माइनस EC, बोलो हाँ या ना, कोई परेशानी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहां से देखोगे आई 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 हर जगह रखाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट कर दे रहा हूं। मतलब यहाँ पे जो ओवरऑल जेड आएगा, इंपिडेंस आएगा, वो इंपिडेंस क्या आ जाएगा बाबू, R प्लस J XL माइनस XC, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार, जेड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखो फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए बाई चांस XC बड़ा हो जाता, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मान लीजिए बाई चांस XC बड़ा हो जाता, तो XC बड़ा हो जाता तो ये वाले नीचे आ जाता। समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो ये वैसे भी स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये XL माइनस XC करो या XC माइनस XL करो, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आता है हमारा क्या, इंपिडेंस, टोटल इंपिडेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये कह रहे हैं। 10 फाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब, 10 फाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे, यहाँ देखिए 10 फाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये XL माइनस XC, तो ये भी XL माइनस XC, तो यहाँ पे आ जाएगा XL माइनस XC अपॉन R आएगा ना, यहाँ से फाई निकाल लोगे। अब बात आती है कि सर RL में पता चल रहा था कि EMF लीड कर रहा है, ठीक, तो जो आप करंट में ये फाई माने हुए थे EMF लीड कर रहे थे, यहाँ माइनस में आता फाई पक्का, RL वाले में, L वाले में। और अगर RC वाली की बात करें तो वहां पे करंट लीड कर रहा था तो पक्का ये फाई पॉजिटिव आता। लेकिन यहाँ एक बात बताओ, यहाँ EMF लीड करेगा करंट लीड करेगा, क्योंकि तो यहाँ तो RC दोनों लगा हुआ है, तो बाबू वो डिपेंड करेगा इनके वैल्यूज पे। अगर मान लो, ध्यान से, अगर मान लो XL बड़ा हो गया XC से, XL बड़ा हो गया
एक्सी से, एक्सएल बड़ा हो गया एक्सी से, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी फाई जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो उस केस में करंट लीड करने लगे, सॉरी फाई है ना, एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, तो एक्सएल बड़ा होगा तो यहाँ पे ईएमएफ लीड करने लगेगा। यहाँ पे देखो ये वाला सिचुएशन बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे ये एक्सएल एक्सी से ही बड़ा मान के बनाया है ना डायग्राम, तो एक्सएल एक्सी से बड़ा मान के जब बनाएंगे आप, तो यहाँ पे ये फाई पॉजिटिव आएगा, तो फाई पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, ईएमएफ लीड करेगा, ठीक है, ईएमएफ लीड करेगा, ठीक। अब अगर मान लीजिए एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, तो एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, तो ये चीज नीचे पलट आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो यहाँ नेट आ जाएगा, तो ये फाई आ जाएगा यहाँ पे, तो करंट से क्या होने लगेगा, लैग करने लगेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो एक्सएल एक्सी के वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। और सबसे पहली बात कि डायग्राम से आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा, डायग्राम से अगर आप देख सकते हैं, जो हमारा सपोजिशन था कि एक्सएल बड़ा, मतलब कि हमने इंडक्टर का ईएमएफ बड़ा माना था, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि फाई क्या कर रहा था, यहाँ पे जो नेट ईएमएफ आ रहा था करंट वाले से लीड कर रहा था, फाई करंट वाले से लीड कर रहा था, तो फाई निकाल लेते तो ये इक्वेशन कैसा हो जाता पता है, ये इक्वेशन ये नहीं रहता, ये इक्वेशन अभी कौन लीड करने वाला है, ईएमएफ, ईएमएफ कितने से, फाई से, तो यहाँ पे आप माइनस लगा देते, ठीक है, क्योंकि भैया करंट को लैग करना है ना, तो करंट को लैग करना है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते, यहाँ पे प्लस फाई लिख देते तो भी सही था, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि करंट से फाई लीड कर रहा है, ये पूरा कॉमन सेंस है, पूरा कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस को खोल के काम करना है, ये बस सपोजिशन है, ये बस हमने सपोज कर लिया है, वो डिपेंड करेगा इन वैल्यूज पे कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, और वो आप अपने फेजर से तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो, अपने फेजर से आप तुरंत बता सकते हो कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। अगर मान लीजिए कि एक्सी बड़ा हो गया एक्सएल से, मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है बड़ा हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये पलट के नीचे आ जाएगा, तो टोटल ईएमएफ इधर आने लगेगा ना, तो करंट वाले एक्सिस से देखो नीचे आ गया कि नहीं आ गया, तो इस केस में ईएमएफ लैग करने लगेगा। और एक्सी बड़ा होने का क्या मतलब है कि कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, और कैपेसिटिव सर्किट में बट ऑब्वियस सी बात है करंट लीड करता है, कल ही हमने सीखा है। और एक्सएल बड़ा होने का क्या मतलब है कि इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो इंडक्टर डोमिनेट करने का क्या मतलब है, सिंपल सा कल हमने सीखा कि इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, तो यहाँ ईएमएफ लीड करने लगेगा, तो वो सब फेजर की बात है, वो सारे आपके कॉमन सेंस की बात, ठीक। तो बस आपको याद ये रखना है जेड की वैल्यू क्या आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा सर्किट है ये, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आप एक्सी माइनस एक्सएल कर दो कोई परेशानी नहीं है, स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो ये चीज है। दूसरी बात है कि यहाँ पे tan फाई की वैल्यू ये आएगी एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक, यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आती है यहाँ पे, मतलब कि पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं, मेरी बात समझो क्या कह रहा हूँ, एक्सएल माइनस एक्सी इस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव डिफरेंस जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करना, या फिर आप ऐसे अगर मान लो पूरा माइनस लगा यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दो, हम ये मैग्नीट्यूड का काम करते हैं, फाई की वैल्यू आ जाती है, फिर इन सबके वैल्यूज को देख के हम बताते हैं कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। मान लीजिए बाई चांस फाई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, मान लीजिए बाई चांस फाई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो हम यही कहेंगे कि इन दिस सर्किट ईएमएफ विल लीड द करंट बाई 30 डिग्री फेज डिफरेंस। अगर मान लो इस सर्किट में जो है एक्सी बड़ा हो गया एक्सएल से, तो एक्सी बड़ा हो गया एक्सएल से, तो हम कहेंगे कि इन दिस सर्किट द एक्सी बड़ा हो गया ना, एक्सी बड़ा हो गया एक्सएल मतलब ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन दिस सर्किट करंट लीड द ईएमएफ बाई 30 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ लैग द करंट बाई 30 डिग्री। तो शब्दों पे बहुत ध्यान देना है, लैग लीग, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड के साथ आपको काम करना है, समझ में आया। यहाँ पे भी जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी cos फाई वो आर बाई जेड ही होगी, आर बाई जेड ही होगी, ट्रायंगल से चाहो तो देख सकते हो आर बाई जेड ही होगी, ठीक, लेकिन अभी जेड की वैल्यू ये हो जाएगी, समझ में आया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सर्किट्स। एलसी सर्किट बचा हुआ है, तो एलसी सर्किट में ऑसिलेशन होने लगता है, एसएचएम वगैरह का यूज आता है, ऑसिलेशन होने लगता है, तो एलसी ऑसिलेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सारी चीजें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो यार। अंशुल नहीं सर,
ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो कह रहा है ना कि मैग्नीट्यूड लीजिए, ये सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, कुछ घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसने भी जो है, जो मेरा वाला है, ये एल को बड़ा मान लिया है। एल अगर छोटा रहता तो ये नीचे आ जाता पूरा। तो फेजर डायग्राम बस बनाने आना चाहिए आपको। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस। रेजोनेंस वगैरह कल पढ़ेंगे हम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो इसके लिए घबराना मत। ठीक है, ये सारी बातें दी हुई हैं, ये यही सब चीजें हैं। यही देखो लिखा हुआ है कि एक्ससी अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा, एक्ससी अगर बड़ा हो गया तो करंट लीड करने लगेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करता है ना, वही कह रहा है। और वही कह रहा है कि एक्सएल बड़ा हो गया तो क्या हो गया, एक्सएल बड़ा हो गया तो वोल्टेज लीड करने लगेगा करंट को। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वही है। ठीक है, चलो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा बाबू ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स को करते समय बहुत ज्यादा यूज आता है। कह रहा है कि आई नॉट को वी नॉट बाई जेड लिख सकते हैं, आई आर एम एस को वी आर एम एस बाई जेड लिख सकते हैं, लेकिन आप आई को वी बाई जेड नहीं लिख सकते। ये इंस्टेंटेनियस है, ये बात मैंने कल ही बता दी थी। ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता इंस्टेंटेनियस में, समझ रहे हो कि नहीं यार, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। दूसरी बात, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है, लिख रहा है कि एलसीआर सर्किट में जब भी आपको वोल्टेज अक्रॉस वेरियस एलिमेंट पूछ दे, जैसे बोल दे, समझो मेरी बात, बोल दे कि एल के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, सी के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, जब भी पूछ दे, और ये ना बोला रहे कि पीक निकालना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है या आरएमएस निकालना है, कुछ ना बोला रहे, बस बोल दे कि वोल्टेज निकालो। तो वही कह रहा है कि जब भी बोल देगा वोल्टेज निकालो बिना कुछ इंफॉर्मेशन दिए, तो आप हमेशा आरएमएस वैल्यू निकालना। आप क्या निकालोगे, आरएमएस वैल्यू। या फिर मान लो कि ये बोल दे कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, मान लो 50 वोल्ट का है, तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि सर जी आरएमएस है कि पीक है, तो आरएमएस मानोगे। जैसे कल मैंने बताया था कि मेन सप्लाई 220 वोल्ट की होती है, तो क्वेश्चन में लिख देता है कि मेन सप्लाई 220 वोल्ट की है, तो हम कंफ्यूज कि मेन माने या आरएमएस माने, तो मैंने बताया था ना आरएमएस माने। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोलता है तो आरएमएस आपको मानना होता है और उसकी मदद से पीक निकालना होता है। बाकी पीक बोल दिया तो अच्छी बात है। तो वही कह रहा है कि अगर कुछ ना बोले कि पीक है कि इंस्टेंटेनियस है, तो आप सारी चीजें क्या कर दोगे, आरएमएस मान के कर लोगे। समझ में आया। और इन आरएमएस वैल्यूज में अगर आप √2 का मल्टीप्लाई कर लें तो पीक वैल्यूज आ जाती हैं। कल हमने देखा था, समझे ना, आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाई √2, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, √2 इंटू आई आर एम एस, वही कह रहा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, करिएगा, जो नहीं आएगा मेरे से पूछ लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो, सब फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, ये जितना फार्मूला होता है। अभी पावर देखना है, पावर के बारे में, पावर के बारे में देखते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं जरा ये चीजों को। पावर के बारे में देखिए, P इक्वल टू क्या होता है, I इंटू वी। अरे होगा ना, आप आई ई लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आई वी को ई से रिप्रेजेंट करते आए हो। आई की वैल्यू क्या है भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही मानते चले आए हैं। किसी किसी किताब में नहीं होगा, किसी में माइनस माना होगा, किसी में फाइव माना ही नहीं होगा, तो घबराना नहीं है, सारे प्रोसीजर सेम होते, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ई नॉट साइन ओमेगा टी, किसी में यहाँ पे प्लस फाइव लिख देगा, यहाँ नहीं लिखेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पी निकल रहा है। मेरी बात समझना बाबू, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या है ये, इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब टाइम का फंक्शन है। इस चीज को करोगे तो आई नॉट, इसको क्या लिखोगे बाबू, इसको लिखोगे, अच्छा आई नॉट ई नॉट, आई नॉट ई नॉट बाहर आ गया, इसको क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, अभी साइन ओमेगा टी भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अरे बोलो यार, कोई कष्ट। ठीक है, फाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फेज होता है। अब देखना जरा, आई नॉट ई नॉट, ये प्रूफ भी आता है एग्जाम में, बोर्ड में। अभी देखो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ये क्लियर। इनको देखना बाबू, ये क्या लिखे हैं आपने, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, कॉस ओमेगा टी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 कहाँ है, 2 नहीं है, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और साइन ऑफ फाई, है कि नहीं, है ना। तो यहां पे देखो, अब देखो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं।
2 cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी क्या हो जाएगा प्रजापति? 2 cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी क्या हो जाएगा अभिषेक? sin 2 ओमेगा टी, sin स्क्वायर ओमेगा टी cos फाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 2 cos थीटा sin थीटा जो होता है वो sin 2 थीटा होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin 2 ओमेगा टी sin पाई अपॉन 2, ठीक। तो ये पावर इंस्टेंटेनियस आया है, इंस्टेंटेनियस पावर आया है, लेकिन आपको जो है एवरेज पावर निकालना है। तो आपको जो है एवरेज पावर निकालना है, ठीक है। एवरेज पावर की अगर बात करोगे तो पावर एवरेज क्या होता है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे पावर एवरेज, मतलब सबका एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सब पूरा लिख नहीं रहा हूं, सबका एवरेज लेना है मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां देखिएगा ये तो कांस्टेंट है, एवरेज वाली वैल्यू यहां चली जाएगी, फाई भी कांस्टेंट है, ये भी फाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना आएगा यार, कितना आएगा अंशुल साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू? अंशुल, अभिषेक? 1 क्या? 1/2, 1/2, ठीक है, कल ही बताया है। तो अब देखो यहाँ पे जब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो इसका एवरेज और यहाँ भी एवरेज होगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो वैल्यू ये आई नॉट ई नॉट ऐसे ही हो जाएगा, अंदर देखोगे तो ये इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 हो जाएगी, cos फाई तो कांस्टेंट वैल्यू, cos फाई अपॉन 2 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे sin 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना आएगा, sin 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना आएगा 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आई नॉट ई नॉट cos फाई बाई 2 क्या है पी एवरेज आया, क्या आया पी एवरेज आया, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, इस चीज को किस तरह से लिख सकते हैं, पी एवरेज को लिख सकते हैं बाबू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू ई नॉट बाई रूट 2 cos फाई, लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्या है आई नॉट बाई रूट 2 ई नॉट बाई रूट 2 क्या है, आई आर एम एस ई आर एम एस cos ऑफ फाई, तो पी एवरेज की वैल्यू आती है आई आर एम एस ई आर एम एस cos ऑफ फाई। cos फाई मैंने बता दिया, cos फाई क्या होता है पावर फैक्टर, क्या होता है पावर फैक्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी आई आर एम एस ई आर एम एस, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। बाकी ये कब नीचे 2 यूज होगा, जब आपको क्वेश्चंस में मान लो पीक वैल्यू दिया रहा है, तो पीक वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पीक वैल्यू रख के बाई 2 करोगे, लेकिन मान लो आरएमएस वैल्यू दिया रहा है, आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस ई आरएमएस cos फाई, ये होता है पावर, ठीक। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, मान लो ये देखो यहाँ पे मान लो पी एवरेज की वैल्यू आपने लिखा आई आर एम एस डॉट ई आर एम एस, cos फाई नहीं लिखा, cos फाई नहीं लिखा, इसको वर्चुअल पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्चुअल पावर, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या होता है, ये एक्चुअल पावर होता है, ये जो आई आर एम एस ई आर एम एस cos फाई है इसको एक्चुअल पावर बोलते हैं, और ये जो होता है ये क्या होता है वर्चुअल पावर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करनी है ध्यान देनी है। अब ये तो पावर का हो गया, दूसरी बात ये मैंने प्रूफ भी करा दिया, कैसे मैंने प्रूफ कराया, यहाँ एक स्टेप स्किप किया है, वो एक स्टेप आप कर लीजिएगा, पावर एवरेज निकाले हो, यहाँ पे एवरेज लगाओगे, यहाँ पे एवरेज लगाओगे, ये एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब जरा एक और चीज समझना बाबू, फाई क्या है, फाई है क्या, फाई जो है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। तो अगर मान लो रजिस्टिव सर्किट है, रजिस्टिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 आई और ई के बीच में, तो पावर एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आई आर एम एस ई आर एम एस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 मैक्सिमम, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 मैक्सिमम, यानी ये पावर की वैल्यू मैक्सिमम आती है। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो पावर कंजप्शन होता है, जो पावर कंजप्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, और कितना होता है आई आर एम एस ई आर एम एस, ठीक, प्योरली रजिस्टिव सर्किट में। अब अगर इंडक्टिव सर्किट की बात करें या कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, तो इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट की बात करोगे, दोनों की साथ ही बात कर रहा हूँ, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, इंडक्टिव में भी पाई बाई 2 और कैपेसिटिव में भी पाई बाई 2,
क्योंकि करंट और ईएमएफ के बीच का जो एंगल होता है वो π/2 होता है। तो cos π/2 करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो पावर एवरेज क्या आ जाता है, पावर एवरेज की वैल्यू आ जाती है 0। यानी कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के अंदर 0 पावर कंजप्शन होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है। अगर प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो सर ये आप ये तो प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटिव और सबके बारे में बात कर लिए। बाकी मान लीजिए एलआर सर्किट रहे, आरसी सर्किट रहे, एलसीआर सर्किट रहे, वहां क्या होगा, तो वहां आपको फाई निकालना पड़ेगा। फाई निकालने का आपको पता है बात, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस फाई निकालना मैंने सिखा दिया है। कॉस फाई कैसे निकलता है, R/Z से। तो R/Z पे डिपेंड करेगा कि पावर क्या है, ठीक है। तो वहां भी लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि मान लो आरएल सर्किट है, आरसी सर्किट है, एलआरसी सर्किट है। तो आरएल सर्किट की बात करें तो वहां भी इंडक्टर कोई पावर कंजप्शन नहीं करेगा, सारा का सारा पावर कंजप्शन कौन करेगा, रेजिस्टेंस, ठीक। अगर मान लो आरसी सर्किट है, वहां भी कैपेसिटर कोई पावर कंजप्शन नहीं करेगा, सारा का सारा पावर कंजप्शन कौन करेगा, रेजिस्टेंस। मान लो आरएलसी सर्किट है, वहां भी पावर कंजप्शन जो है एल और सी नहीं करेगा, कौन करेगा पूरा पावर कंजप्शन, आर करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। तो पावर कंजप्शन, इंडक्टर और कैपेसिटर जो पावर कंजप्शन करते हैं 0 पावर कंजप्शन करते हैं, कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होती उनसे, ठीक है। लेकिन अगर रजिस्टिव सर्किट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम पावर जो है क्या होता है, कंज्यूम होता है, ठीक है। तो ये पावर की बात। तो आप जो है यहाँ से ये चीज क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसका प्रूफ करने का तरीका अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमने जो है सही किया है, वही चीज किया है। ये फिर एवरेज पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया है, जो फॉर्मूला में डिस्कस कर रहा था लालू वाला। तो इससे भी आप कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे जैसे ही एवरेज वैल्यू लगाओगे तो ये एवरेज यहाँ भी लग जाएगा और ये एवरेज यहाँ भी लग जाएगा। तो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 1/2, जो मेरा प्रोसीजर था। तो वहां से भी ये बात आपको पता चल सकती है। तो वन साइकिल में, एक साइकिल में जो पावर कंजप्शन होता है वो VRMS IRMS cos फाई होता है। cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, ये पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखो एपरेंट पावर और ट्रू पावर की बात कहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ VRMS IRMS जो होता है वो एपरेंट पावर होता है, ठीक है। एपरेंट पावर अभी बताया ना, वर्चुअल पावर मैंने बोला है, एपरेंट वर्चुअल एक ही बात है, ठीक। और ट्रू पावर का क्या मतलब होता है, ट्रू पावर अगर ये पूरा जो है ये ट्रू पावर है, ठीक। तो एपरेंट पावर और पावर फैक्टर, देखो ये VRMS IRMS क्या है, एपरेंट पावर, और cos फाई क्या है, पावर फैक्टर। तो एपरेंट पावर और पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू पावर। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि एपरेंट पावर दिया रहे, ट्रू पावर दिया रहे, आपको पावर फैक्टर निकालना रहे। तो यही चीज है कि ये क्या है, ये VRMS IRMS एपरेंट पावर, ये क्या है, पावर फैक्टर, और ये क्या है, ट्रू पावर। ये रिलेशन होता है, ठीक। अब एक चीज समझना बाबू ध्यान से, वाटलेस करंट क्या होता है। वाटलेस करंट एक होता है, ध्यान से देखिएगा, मिटा रहा हूं जरा। देखना, ऐसा करंट जो पावर कंजप्शन मतलब 0 पावर कंजप्शन करे उसको हम क्या कहते हैं, वाटलेस करंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करंट है आई, ये आपकी पीडीएफ में नहीं है, ये आप लिखते जाइए फटाक से। ये मान लो ये फाई है, ठीक है, ये फाई है। तो आई का एक कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं, आई कॉस फाई आएगा, और आई का कंपोनेंट इधर आएगा एक आई साइन फाई आएगा ना। और पावर एवरेज की जो वैल्यू थी वो क्या थी, IRMS VRMS cos फाई। मतलब यहां देख रहा हूं आई कॉस फाई यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इस आई का ये वाला कंपोनेंट यूज हो रहा है क्या, आई साइन फाई, नहीं। मतलब आई साइन फाई को हम कहते हैं वाटलेस पावर, वाटलेस करंट, सॉरी वाटलेस करंट। आई साइन फाई को क्या कहते हैं, वाटलेस करंट, यहीं से लिखना पड़ेगा। आई साइन फाई को क्या कहते हैं, वाटलेस करंट। क्यों, क्योंकि ये पावर कंजप्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो वाटलेस नाम ही है, वाटलेस करंट, मतलब पावर कंजप्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो आई साइन फाई को वाटलेस करंट कहते हैं, मतलब ऐसा करंट जो पावर कंजप्शन में रोल प्ले ना करे, तो उसी को क्या कहते हैं, वाटलेस करंट। तो यहाँ पे आई साइन फाई था, तो वही लिखा हुआ है कि द पावर दैट मैक्सिमम दिस फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द पावर इज 0। तो उस केस में जो करंट होगा वो वाटलेस करंट होगा। मेरी बात समझो, जैसे मान लो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। तो जैसे मान लो कि कैपेसिटिव सर्किट है और इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। तो कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट की अगर हम बात करें तो उसमें करंट तो होता है,
भाई करंट तो फ्लो करेगा, ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन पावर कंजप्शन क्या है, 0 है ना। तो पावर कंजप्शन 0 है, तो वहां पे जो करंट फ्लो करता है उसी करंट को हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट। ठीक, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, तो वहां पे पावर कंजप्शन 0, तो जो करंट की वैल्यू आती है वो ये होता है वॉटलेस करंट। लेकिन अगर मैथमेटिकली कभी कभी क्या करता है, फेज डिफरेंस देके, करंट और ईएमएफ के बीच का फेज डिफरेंस देके आपसे पूछा जा सकता है क्या, वॉटलेस करंट। तो आप ये याद रखोगे, ठीक, कि यहाँ पे करंट का 2 कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो कॉस कंपोनेंट होगा, फाई वही फेज डिफरेंस है, आई और उसके बीच का। मैं ये बनाता हूँ याद करने के लिए, मैं अपने याद करने, ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है, मैं अपने याद करने के लिए डायग्राम बना देता हूँ। फाई क्या होता है, फाई जो होता है ईएमएफ और आई के बीच का फेज डिफरेंस। तो इसका कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट देखोगे, एक साइन कंपोनेंट। तो ये पावर एवरेज में देखोगे तो ये कॉस कंपोनेंट यूज हुआ है, तो ये साइन वाला क्या होगा, वॉटलेस करंट होगा। ठीक, तो वॉटलेस करंट की एक बात बताओ, भाई ट्रायंगल में ना बनाए थे भाई, फाई बनाए थे, भाई आर बनाए थे, और यहाँ पे जो है जो भी आपने बनाया हो, यहाँ पे जेड बनाए थे। ठीक, यहाँ पे एक्सएल भी हो सकता है, एक्सी भी हो सकता है, एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा जो भी बनाया हो। ठीक, तो यही था। तो यहाँ पे अगर मान लो इस ट्रायंगल, मान लो एक्सएल मान लेते हैं, एक्सएल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे इस डायग्राम में कॉस फाई निकाल सकते हो, तो साइन फाई नहीं निकाल सकते हो क्या, एकदम निकाल सकते हो भाई। साइन फाई ये क्या हो जाएगा, एक्सएल बाई आर। अगर आरसी आरएल सर्किट हुआ, देखो आरएल सर्किट हुआ, तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल बाई आर, सॉरी एक्सएल बाई जेड, सॉरी एक्सएल बाई जेड। ठीक है, और अगर मान लो आरसी सर्किट हुआ, तो एक्सएल की जगह क्या हो जाएगा, एक्सी। तो उस केस में साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सी बाई जेड। समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो कि एलसीआर सर्किट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक, तो उस केस में जो है साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल माइनस एक्सी बाई जेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो है वॉटलेस करंट निकाला जा सकता है, दिस इज व्हाट वॉटलेस करंट। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, सारा का सारा लॉजिकल है, सारा का सारा दिमाग, बस जो बेसिक पहले ही दिन जो पढ़ाया गया है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये काम करना है। ठीक, कोई परेशानी हो तो बोल सकते हो। वॉटलेस करंट, एक टर्म होता है चोक कॉइल, एक टर्म होता है चोक कॉइल। चोक कॉइल सबके घर में अगर रॉड लगा हो, रॉड वाली जो ट्यूबलाइट आती है, वहां पे देखोगे तो एक इस तरह का सिलेंड्रिकल उसमें कुछ लगा रहता है। ठीक, तो जो सिलेंड्रिकल लगा रहता है उसी को चोक कॉइल कहते हैं। तो चोक कॉइल जो होता है वो एलआर सर्किट होता है, पहली बात तो ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, पीडीएफ में है लेकिन ये लिखा नहीं है। ठीक, तो ये चीज जान लेना कि चोक कॉइल जो होता है, चोक कॉइल क्या होता है, आरएल सर्किट होता है या एलआर सर्किट होता है। क्योंकि समझो मेरी बात, क्यों मैं ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में जो है तुमको ये लिख के नहीं आएगा कि आरएल सर्किट है, तुमको लिख के आ जाएगा कि चोक कॉइल है। तो चोक कॉइल से बाय डिफॉल्ट आप समझ जाएंगे कि वो आरएल सर्किट होगा। ठीक, ठीक है। तो चोक कॉइल क्या काम करता है, मेरी बात समझिएगा। चोक कॉइल लगाया क्यों जाता है, ट्यूबलाइट में चोक कॉइल इसलिए लगाया जाता है भाई, वहां वायर्स भी लगे हुए हैं, मतलब रेजिस्टेंस भी होगा, और वो जो सिलेंड्रिकल आप देखते हो वो ट्यूब में लगा रहता है, वो होता है इंडक्टर। वो क्या होता है, इंडक्टर होता है। तो वो इसलिए लगाया जाता है कि भाई जब, मेरी बात समझो, जैसे इस तरह से समझो, करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है E बाई जेड, होती है ना। तो अगर आरएल सर्किट की बात करोगे तो जेड क्या हो जाएगा बाबू, जेड जो हो जाएगा, जेड की जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही होगा। ठीक, तो किया क्या जाता है, यहाँ पे किया ये जाता है कि हम बहुत ज्यादा हाई इंडक्टर यूज कर देते हैं, बहुत ज्यादा। वहां जो चोक कॉइल होता है उसमें इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, इंडक्टेंस की हाई होती है, बहुत हाई वैल्यू होता है। तो हाई वैल्यू होने की वजह से ये हाई हो गया, ये हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो बहुत ज्यादा कम होने की वजह से जब रेजिस्टेंस जो होगा बहुत ज्यादा कम होगा, तो पावर कंजप्शन जो होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि इंडक्टर तो पूरा पावर कंज्यूम, भाई कोई पावर ही नहीं कंज्यूम करता है, इंडक्टर जीरो पावर कंज्यूम करता है। तो चोक कॉइल में एलआर सर्किट होता है, वो सिलेंड्रिकल एल लगा रहता है, आर जो होता है वो वायर्स वगैरह जो है वो तो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे ही। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंडक्टर की वैल्यू जो होती है, इंडक्टेंस की वैल्यू वो बहुत हाई रखते हैं। ठीक है, इंडक्टर की जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई रखते हैं, जिसकी वजह से जो इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है वो हाई हो जाता है। बाकी जो रजिस्टिव सर्किट जो वायर्स वगैरह हैं वो, भाई ये जब एक्सएल हाई हो जाएगा
तो ये कम हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये हाई हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है चोक कॉइल में आई की वैल्यू हो जाती है ई बाई, ये खत्म हो गया, एक्सएल आ जाती है, ठीक है, तो फिर ई बाई ओमेगा एल आ जाती है, ठीक, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि रेजिस्टेंस तो रहता ही है लेकिन इग्नोर करना आगे सर्किट होता है। तो यहाँ पे हाई रखने का क्या मोटिव है, एक्सेल का हाई रखने का मोटिव यह है कि इंडक्टर डोमिनेटिंग रहे और पावर कंजप्शन बहुत कम हो, ठीक, क्योंकि भाई इंडक्टर तो पावर कंज्यूम करता ही नहीं है, थोड़ा बहुत पावर कंजप्शन होता है, तो इसीलिए ट्यूबलाइट वगैरह में पावर कंजप्शन कम होता है, वही होता है चोक कॉइल, ठीक। तो ये चीज जो है आपको यहाँ से नजर आएगी। ये देख रहे हो, यहाँ कहीं लिखा नहीं है लेकिन बोल रहा है कि भाई ट्यूबलाइट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों यूज होते हैं, तो इसी से आप समझ जाइएगा एलआर सर्किट होता है चोक कॉइल, और इसमें रेजिस्टेंस की ये लगभग यही आ जाता है। ये पूरा बात समझ में आ रहा है कि भाई हम जो है यहाँ पे दिख रहा है कि पावर जो एब्जॉर्ब होता है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है, पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा कम ऑब्जर्व होता है, और यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रखते हैं हम, क्यों, क्योंकि ये इंडक्टेंस क्या कर देते हैं, बहुत हाई कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना कि लार्ज इंडक्टेंस, पूछा गया सवाल कि चोक कॉइल क्या होता है, तो अलग अलग 4 ऑप्शन बना के कि लार्ज इंडक्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस, लो इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, और लार्ज इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो यही याद रखना है कि इंडक्टेंस बड़ा होता है और रेजिस्टेंस छोटा होता है चोक कॉइल में, ठीक है, तो यही चीजें याद रखनी है। तो कह रहा है कि जो एनर्जी लॉस होता भी है ट्यूबलाइट में, जो एनर्जी लॉस होता भी है, तो उसके अंदर आयरन पोर्स लगे होते हैं, तो हिस्टेरिसिस की वजह से होता है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस किसकी वजह से होता है, हिस्टेरिसिस की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत कम एनर्जी लॉस के लिए चोक कॉइल का यूज किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं अल्टरनेटिंग करंट से रिगार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं समरी है, जितना आपने पढ़ा है अभी तक उसका ये क्या है, समरी है, ठीक है। तो ये जो है अल्टरनेटिंग करंट का समरी है, सारी बातें मैंने बता दी, ठीक है, ये सब बता दिया मैं, ठीक। ये ग्राफ आप देख लीजिए, इसमें से देखो ये ग्राफ में बता दिया था लास्ट क्लास में, बस ये वाला एक्स्ट्रा है जेड वाला, तो ये देखो जेड आप इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आप एक बार ट्राई करिएगा फॉर्मूला लगा के। सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल तो पहले कब लगेगा, सिंपल सा मेरी बात याद रखना, न्यूमेरिकल कब लगेगा, आज अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी, बिना देखे, जिसके घर में बोर्ड है बोर्ड पे, जिसके घर में नहीं है वो कॉपी पे, सबसे पहले सारे सर्किट्स का नाम लिख लेना, एल आर सी एल आर एल सी, ठीक है, आर एल एल आर सी, सारे सर्किट्स अलग अलग एक एक पेज में बना लेना, अलग अलग 6 सर्किट 6-7 सर्किट है, 6-7 पेज ले लेना, उससे रिलेटेड फेजर बना देना सबका अलग अलग, सबके रेजिस्टेंस बना देना, सबके पावर कंजप्शन बना देना, सबके पावर फैक्टर बना देना, सबका फेज डिफरेंस बना देना, सबका जो है इंपीडेंस बना देना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो सबके सारी वैल्यूज लिख देना, उससे क्या होगी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वो पीडीएफ से आप देख लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन तो पहले नहीं लगेगा, अगर तुम ये काम नहीं किए तो क्वेश्चन नहीं लगेगा, तो सबसे पहले सारे सर्किट्स का इंडिविजुअल आप पहले एक एक पेज में लिखिए एकदम खुला, सारे टर्म्स, कौन कौन से टर्म, पावर फैक्टर, पावर कंजप्शन, ठीक है, फेज डिफरेंस, ठीक है, और इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ठीक, ये सब जो है फेजर डायग्राम, ठीक, ये और सर्किट, और सबके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें आप अलग अलग सर्किट बना के सारा ब्यौरा लिख डालिए और उसको एक बार एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आइए और फार्मूला लगा लगा कर डालिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काम करिएगा तभी हो पाएगा, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे जिंदगी भर, ठीक। तो सारी चीजें, ये चीजें मैंने बता दी, ये प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, वेक्टर का प्रयोग करके फेजर बनाया हूं, ठीक, तो ये ध्यान देना। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने आर एल पढ़ लिया, आज हमने आर सी पढ़ लिया, आज हमने एल आर सी पढ़ लिया, आज हमने पावर कंजप्शन पढ़ लिया, और आज हमने चोक कॉइल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा होगा उसमें हमको पढ़ना होगा रेजोनेंस, ये जो एलसीआर सर्किट पढ़े हो ना, यहाँ एक टॉपिक होता है रेजोनेंस, उसको मैं पढ़ाऊंगा, क्वालिटी फैक्टर पढ़ना होगा, रेजोनेंस पढ़ना होगा, ट्रांसफार्मर पढ़ना होगा, और एलसी ऑसिलेशन पढ़ना होगा, और एसी जनरेटर है वो मैं बता दूंगा। तो 4-5 टॉपिक कल के क्लास में पढ़नी है। तो मोस्ट, और कल का क्लास इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा इंपॉर्टेंट तो वैसे सब है लेकिन कल का भी इंपॉर्टेंट क्लास है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कल जो है हमारा एसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।